नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग कुछ नए अंदाज से करते हैं और ये समझते हैं जो सूचलॉन को लेकर के मार्केट में डेली कुछ ना कुछ लेटेस्ट अपडेट आती रहे। उसके बारे में आप सबको पता होगा। यदि पुराने व्यूअर्स नए व्यूअर्स हैं तो उनके लिए भी मैं बताऊं, ये हम इसकी लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ कंप्लीट स्टडी की और डिटेल की तरफ भी जाने के प्रयास करेंगे, क्योंकि ये ना लगे जो मैं नई और पुराने को लेकर के कुछ अलग कहता हूँ। सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स होगा ना, उसमें सारे के सारे टॉपिक को कवर करूंगा, भले ही उसका लेटेस्ट अपडेट ही क्यों ना हो। लेटेस्ट अपडेट के पीछे क्या क्या बैकग्राउंड्स निकल के आती है, क्या एक्सपेक्टेशन कहती है, स्टॉक का क्या चार्ट ग्राफ कहता है, हम सारे के सारे एस्पेक्ट समझेंगे। तो चलिए आज जानते हैं सुजलॉन को लेकर के। सुजलॉन जो कंपनी कहती है नंबर वन इंडियाज़ के रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है। इसके अलावा कहती है कि 20,000 मेगावाट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इनके पास। कहते 13,000 प्लस जो है WTC इंस्टॉल्ड कर रखी है, टरबाइन की बात करती है। इसके अलावा जो 1900 प्लस कस्टमर जो कि हैं ग्लोबली कंपनी कहती है जो हमने कामकाज किया हुआ है, हमारे पास कस्टमर बेस है। चलिए ये तो दावा करती है और दावा के पीछे कुछ कारण और भी हैं। केवल दावा ही नहीं, दावा के पीछे देखने को मिलती है कि कंपनी लगातार कुछ ना कुछ बड़ी भी करती है। कुछ लेटेस्ट अपडेट लेता हूँ जो कि खासकर 2-3 दिन का हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक्विजिशन ऑफ 51% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द रीनम एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अर्थात समझ में एक बात आती है, जो कंपनी अपनी कामकाज तो करती करती है, प्लस कंपनी नए नए कंपनी को एक्वायर्ड भी करती नजर आती है, मतलब अपने में बढ़ाती जाती है। चलिए सब्सिडी बनाती है। इसके अलावा इस कंपनी के पास कुछ लेटेस्ट अपडेट भी दिए तो ये था, इनके पास एक ऑर्डर मिला था। ऑर्डर कहाँ से मिला था वो भी हम देख लेते हैं। आज की कुछ ऑर्डर थी और ये 6 घंटे पहले का उन्होंने अपडेट दिया था, और ये 9 तारीख का अपडेट है, अर्थात आज का अपडेट है। और अपडेट में कंपनी ने कहा है कि हमारे पास एक सुजलॉन अनाउंस इंडियाज लार्जेस्ट विंड एनर्जी ऑर्डर। इंडिया के विंड एनर्जी जो है ना, उसमें कहती है कि लार्जेस्ट ऑर्डर हमारे पास है 1166 मेगावाट। 1166 मेगावाट समझने वाली बात है, ठीक है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी से मिलती है, जो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है ना, एनटीपीसी की ही कंपनी है। कहती है रिन्यूएबल आर्ट्स ऑफ द एनटीपीसी द प्रेस रिलीज ऑफ द रिगार्ड्स फॉर दिस। उन्होंने प्रेस रिलीज करके बताया है जो हमारे पास एक बड़ा सा ऑर्डर मिला है। कहती है सुजलॉन अनाउंस इंडियाज लार्जेस्ट विंड एनर्जी ऑर्डर ऑफ द 1166 मेगावाट्स फ्रॉम द एनटीपीसी ग्रीन एनर्जीज लिमिटेड द रिन्यूएबल आर्म ऑफ द एनटीपीसी। अब ये कहाँ पे इंस्टॉल करेगी, इसके बारे में देखें तो कहती है नेशंस सिंगल लार्जेस्ट विंड एनर्जी ऑर्डर। जो सबसे बड़े ऑर्डर आता है ना, उसमें इसका नाम निकल के आता है। उसका काम क्या करेगी क्या, तो कहती है इंडिया लार्जेस्ट विंड एनर्जी ऑर्डर है हमारे पास। कहते टू इंस्टॉल 370 ऑफ, कहते S144 WTZ विंड जो टर्बाइन की बात कर रही है। इसके अलावा प्रोजेक्ट विद एक्सिक्यूटेड अक्रॉस 3 साइट्स इन गुजरात। सारे के सारे काम कहाँ होगी, गुजरात में होगी। मतलब लगता है कि ना गुजरात एक बड़ा डेवलपिंग स्टेट है। क्यों पता है, इसके पीछे हम एक वीडियो बनाने के प्रयास करेंगे कि गुजरात जो डेवलपिंग स्टेट्स है उसके पीछे क्या क्या कारण है, और बाकी स्टेट्स में ऐसा क्या देखने को नज़र नहीं आती जो वहाँ पे इतना डेवलप नहीं हो पाती। इसके बाद कहती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल बी पावर्ड फॉर 3 मिलियंस हाउस होल्ड तक इसका जाएगा। और ये इन्होंने कहा है, और इन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास सोलॉन का लार्जेस्ट। चलिए कोई बात नहीं, अब हम इसके पीछे वैल्यूएशन की बात कुछ देखें, और वैल्यूएशन हमने देखा 1166 मेगावाट की। वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी निकल गया। जब लार्जेस्ट है तो वैल्यू भी कुछ होगी, तो वैल्यू तरफ देखा जाए तो इसके बारे में कुछ यहाँ पे आकर कहते होंगे, और वो कहती है, जरा समझने के प्रयास करूँगा। कहती है बिगिन द, और कहती है जो एक S144 इक्विपमेंट की बात कर रही है, हाइब्रिड एंड द 1166 मेगावाट्स की बात करती है। वैल्यू की बात देखने को मिलती है। कहती है जो 370 मेगावाट इन द 2 प्रोजेक्ट इन द एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जीज लिमिटेड, एंड द सेकंड इज द गुजरात इन द टेक सुजलॉन लार्जेस्ट ओवर कम्युलेटिव ऑर्डर बुक्स क्लोज द 5 गीगावाट्स। 3 सितंबर तक की इन्होंने कहा कि हमारे पास जो ऑर्डर बुक है वो कहती है जो करीब करीब 5 गीगावाट्स के हमारे पास ऑर्डर बुक हो चुकी है।
ये इन्होंने कहा है। इन्होंने अमाउंट्स को लेकर के ऐसा कुछ डिक्लेरेशन नहीं दिया है, शायद आपको पता चले तो मुझे बताना दोस्त। चलिए इसके पीछे हम चलते हैं, कुछ और समझने की प्रयास करते हैं क्या कहती है इसको लेकर के। इसके बाद कुछ और अपडेट आती है कंपनी को लेकर, इसके बाद हम डिटेल एनालिसिस की तरफ चलेंगे, क्योंकि पहले कुछ अपडेट लेते हैं, क्योंकि जो केवल ये इस पर्पस से हमारे इस वीडियो के आप ऊपर आते हैं जो केवल अपडेट मिल जाए। पहले अपडेट लेता हूँ, फिर इसको हम डीपली तरफ चलेंगे इसका बैकग्राउंड्स को लेकर के। इसके बाद एक और अपडेट आती है कि यहाँ पे कंपनी अपनी जो इनका जो डिमर वो था ना, अमलगमेशन का प्लान था, अपनी जो कुछ कंपनियां थी उसके साथ ये मर्ज करने वाले थे, उसके लिए एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया है जो भाई अपना क्रिएटर के साथ मीटिंग वगैरह कर लो, जिनका जो लोन है, जिनका जो फंड है उसको ट्रांसफ़र कर दो या अपना मीटिंग करके सेटलमेंट कर लो। ये एनसीएलटी ने उनको कहा दिया है। तो इसके बाद जो क्रिएटर्स मीटिंग होगी इसके लिए कहते हैं कि न्यूज़ पेपर पब्लिकेशन की बात उन्होंने कहा न्यूज़ पेपर पब्लिकेशन में उन्होंने मेंशन कर दिया, जो क्रिएटर भाई साहब आप आओ और अपनी पैसा जो है ना वो पैसा ले जाओ, या हम अपने एक दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें अपना जो हिस्सेदारी बने अपना ले जाओ, या अपना ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं उसमें आपकी वहाँ पे मिलेगी। ऐसा अपडेट निकल के आया। अब आते हैं इसकी मार्केट तरफ, आखिर यहाँ पे चार्ट में आखिर क्या हुआ। इसके बाद भी यदि हम इसका एक दिन का चार्ट लेके चलें, एक दिन का चार्ट में क्या लगा, इसके बावजूद भी अभी ऑर्डर आने वाली थी, ऑर्डर मिला, इसके बावजूद भी यहाँ पे क्या था, इनको पता था मार्केट में जो यहाँ बड़ी रैली आने वाली है। सुबह में ही इसमें क्या हुआ, हलचल मची। हलचल मचने के बाद दोबारा क्या हुआ, बेस को दोबारा बनाया। ये क्या था पता है, ये मार्केट में ये कहते हैं ट्रेडिंग, कहते हैं ट्रेड। मार्केट में कुछ ऐसी हलचल आई, लोगों ने भर भर के खरीदा, यहाँ पे लगातार खरीदारी किया। जैसे ही डे के पिक पे आई प्राइस, कट मारो, कट मार के सीधे निकल जाओ, और यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट का अंदाज़ा लगा के देखिए। यहाँ से लेकर के मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, यहाँ से उन्होंने जिन्होंने खरीदारी किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रॉफिट क्या कहता है उसके बारे में आकलन कहता है, जो करीब 73 के पास आसपास प्राइस था, और वो कितने पर चला गया, 76 पे चला गया। मतलब 2 रुपये का सीधा सीधा पैसा हुआ, मतलब 2 रुपये का मतलब हो गया 2.5 से 3% के आसपास की इनको यहाँ पे उछाल मिली, और यहाँ से उन्होंने सेटअप बना लिया, सेटअप बन के निकल लिए। यही कहते हैं मार्केट के स्ट्रेटजी, मार्केट के सेंटिमेंट पे काम करना, जो हमें ट्रेडिंग नहीं आती। चलिए जानने के प्रयास कर रहे हैं, जो अभी फिलहाल कुछ टाइम से गिर क्यों रहा। इसका कुछ गिरने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, कोई बिकवाली के लिए आ नहीं रहा है, सबके सब अभी इंटरेस्टेड नहीं है, सबके सब बैठे हुए हैं अपने घरों में, भाई छोड़ो ना बाद में देखेंगे, पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है ना, आगे तो बंटी वगैरह बढ़ने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बुक वैल्यू से, जहाँ पे हमने कुछ सेंटीमेंट भी देख लिया और कुछ लेटेस्ट अपडेट भी देख लिया और मार्केट की स्ट्रेटजी भी देख लिया। फिलहाल स्टॉक में प्राइस टू बुक वैल्यू कितना कहता है, 25 गुना बढ़ चुका है। बुक वैल्यू काफ़ी छोटा है। जब किसी स्टॉक की बुक वैल्यू का आकलन काफ़ी छोटा किया जाए तो वहाँ पे कुछ अट्रैक्शन बनता है, इसीलिए कुछ कंपनियां का आकलन ये होता है जो उनकी बुक्स वैल्यू को छोटा दिखाया जाए, छोटा आकलन किया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर काफ़ी ज़्यादा इशू कर दिया जाए, यही कारण हो सकता है। बात ये फेस वैल्यू कहता है 2 का, और बुक वैल्यू कहता है 2 रुपये 91 पैसे। इंट्रेंसिक वैल्यू इसका डबल के आसपास की, नियर कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, डबल के आसपास। ठीक है, अब आती है सवाल, क्या स्टॉक में कितनी पार्टी इंटरेस्टेड है, मतलब कितने लोग भीड़ ले खड़े हो रखे हैं। तो भीड़ की आकलन करेंगे तो कहती है 109 लोगों की भीड़ है। ये लोग किस लिए कह रहा हूँ, 109 गुणने की भीड़ है बेसिकली, किसके बेसिस पे, ईपीएस के बेसिस। जहाँ पे बाकी कंपनियों में मैं सीधे नंबर से लेता हूँ इसलिए क्योंकि ये समझना थोड़ा सा आसान हो पाए। बाकी जो सेक्टर की कंपनियां हैं इनकी सेक्टर की, उनमें 61 लोगों की भीड़ है, 62 लोगों की भीड़ है। यहाँ पे भीड़ कितना है, 109 लोगों की भीड़। जब 109 लोगों की भीड़ हुई तो मार्केट ने क्या किया, इनको रिएक्शन दिया, और जो फेस वैल्यू है उससे प्रीमियम पे कितना ट्रेड करता नजर आया, करीब 72 रुपये से ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करती नजर। चलिए ये हमेशा भीड़ बढ़ती घटती रहती है मार्केट की सेंटीमेंट की वजह।
क्योंकि हमेशा कुछ सेंटीमेंट ऐसा होता है जहाँ पे कुछ लोग आते हैं अपने उसी टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कुछ लोग आते हैं उसको खरीदते हैं, सेम टाइम पे दोनों चीज़ होते हैं, तब तो ट्रेडिंग होती है। आते हैं इस भी यहाँ जो भीड़ खड़ी है 109 गुने की नेशनल की बाकी कंपनियों से ज़्यादा, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? तो कारण यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक्स कुछ बड़ी मोमेंटल है, क्योंकि फ्यूचर किसका है? फ्यूचर है पावर सेक्टर का, उससे रिलेटेड जो कंपनी है उसका यहाँ पे, इसलिए यहाँ मार्केट में उछाल देखने को बनती है। यहाँ पे पहला एस्पेक्ट देखें तो कहती है डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा कहता है करंट रेशियो। इन दोनों का क्या कहना है? ये जो पार्ट था ये पार्ट है पीएल का, और पीएल में जो भी प्रॉफिट या लॉस निकला उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, ये निकल के आ गया। यही चीज़ है, यहाँ से लेकर करंट मार्केट प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मार्केट कैप निकल के आ जाता है, मतलब एक दूसरे से सब लिंक है। आते हैं अब कहती है दूसरा पार्ट क्या, हमने दो करंट रेशियो और इसका नाम लिया, ये पार्ट है बीएस का, बैलेंस शीट को लेकर के। तो ये बैलेंस शीट का फिगर क्यों लेते हैं पता है? इसके पीछे जो प्रॉफिट में बुक कई चीज़ें हैं उसकी कुछ हकीकत यहाँ से जुड़ी होती है। हकीकत क्या जुड़ी होती है? क्या उन्होंने लोन ज़्यादा लिया है, उसकी वजह से क्या होगा, बर्डन क्या पड़ेगा इंटरेस्ट का। क्या उन्होंने उधार का सेल्स बहुत ज़्यादा कर दिया जिसमें क्या होगा, रिस्क बनेगा। इसीलिए एक बर्डन और रिस्क को क्या करने वाले हैं, हम रिकन्सिलेशन करेंगे, जहाँ पे हम आर टू आर को लेकर के यूज करेंगे। एक तो इसका नाम है रिस्क टू रिकन्सिलेशन, सेकंड है रिस्क टू रिवार्ड, और रिस्क टू रिटर्न पे चर्चा करते हुए आएंगे। जहाँ पे आर की बात करें तो आर कहते हैं 24%, आर की बात करें तो 28% के लिए। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, प्रमोटर्स होल्डिंग ओनली ऑन 13% के नियर अबाउट। और क्या कहती है, और कुछ आकलन, तो आकलन कहती है हाँ आकलन है समरी डेटा में, ये कहता है कि समरी जो सुलॉन इज द वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। इट इज़ अ वेराइटीज, इट इज वर्टिकली लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड विंड टर्बाइन, जो कि विंड टर्बाइन जो बनती है उसको लेकर कहती है जी WTG मैन्युफैक्चर। इट इज ऑल्सो undertakes installation and the OMT operation and management of all OWTG cells, इसके लिए भी काम करते हैं। मुझे लगता है कि इनका जो काम काज है ना वो खास करके ये देखा गया कि आज के WTG के ऊपर है। मार्केट में कुछ ऐसी भी कंपनियां जो खास के सोलर पे काम करती हैं, सोलर का कुछ और ग्रोथ लेवल है और इसका कुछ और ग्रोथ लेवल, आगे चल कर के किसका कौन सा ग्रोथ लेवल बदलने वाला है ये तो जानने वाली बात होगी। तो चलिए हम इसको जानते हैं, वैसे रिन्यूएबल एनर्जी का ही कारोबार। जब वेबसाइट्स पर हम विजिट करें तो देखती है कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इनका क्या है, इक्विपमेंट्स पे काम काज करती है, टरबाइन वाला बनाती है, बड़ी बड़ी टरबाइंस का काम इनके पास है, बड़ी बड़ी कहते हैं इसको विंड पावर जनरेशन करने में इनका काम काज चलती रहती है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको कंपनी को लेकर के, और ये जो पीयर्स में इसके पास क्या क्या, पीयर्स में कहती है कि सेमस है, एबीबी है, सीजी पावर्स है, सुलॉन एनर्जी वेल है, और प्रीमियर्स एनर्जीज है, ढेर सारी कंपनी इस लिस्ट में। इन सभी कंपनियों में यदि भीड़ का आकलन देखें, मैं पता है हमेशा पी को भीड़ क्यों कहता हूँ, उसके वजह वजह है। वजह ये है तो ये दर्शाता है कि जो अर्निंग जितनी कर रही है उसके पीछे कितनी नंबर ऑफ क्या है खरीदार आए मार्केट में, इसलिए हम इसको भीड़ कहते हैं। यहाँ पे देखने का है कि वेल में सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ 900 गुने की भीड़ है, इतना इनका अर्निंग पर शेयर है। इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे सुलॉन में करीब 108 गुने की भीड़ है, जबकि सीजी पावर और बाकी सारी कंपनियों में भी भीड़ कम नहीं है। सबके सब कंपनी अपने आप में एक दिग्गज साबित होती नजर आती है। आइए रिजल्ट की तरफ आकलन करते हैं और समझने के प्रयास करते हैं आखिर इनकी फंडामेंटल्स में क्या क्या चीज़ें निकल के आती है। उसके लिए हम एक नज़र डालते हैं इनकी चार्ट ग्राफ। चार्ट ग्राफ में क्या देखने को मिलती है, जो कंपनी के पास जो नेटवर्थ था वो नुकसान में था, नुकसान से अब आकर के प्रॉफिट बनी है, जबकि नुकसान से आकर के रेवेन्यू ग्रोथ बनी है। मतलब कहती है ना कई बार कंपनी जो नुकसान से लेकर के प्रॉफिट में आए उसके पीछे लोग काफ़ी पागल हो जाते हैं। वही चीज़ होती है मार्केट में चलती रहती है। ग्रोथ भी उसी लेवल पे कहता है, क्योंकि कहता है ग्रोथ जो है हम बढ़ाते नजर आते हैं, रिवेन्यू क्या कहती है, रिवेन्यू हम बढ़ते नजर आते हैं, जबकि इनका जो नेटवर्थ था वो गिरता नजर आता है।
ये कुछ आकलन था, इसी की हम परसेंटेज ऑफ और ये भी लेते हैं, समझने की प्रयास करते हैं सेल्स को लेकर के फिलहाल 2-3 सालों का डेटा क्या कहती है। सेल्स को लेकर के डेटा ये निकलती है, जो जोन टू जोन का कंपेयर करें तो अच्छी तगड़ी जंप है, पिछले पीरियड से करें तो तगड़ी जंप नहीं, गिरावट है। ऑपरेटिंग देखें तो 15% के अलावा 18% हो जाती है, मतलब कितना 20% की यहाँ से उछाल आती है, यहाँ से भी उछाल देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट 301 करोड़ के बाद 302 करोड़ पे, 102 करोड़ के बाद 302 करोड़ पे हो जाती है। इससे पहले भी कंपनी ने करीब करीब 3400 करोड़ तक का प्रॉफिट बुक किया हुआ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। आखिर यहाँ पे इनकी प्रॉफिट में उतनी तगड़ी जंप नहीं थी, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के साथ कारोबार करती नजर आई, लोग लास्ट पूरे के पूरे पीरियड में देखें 101, 102, 203, 254, 302, मतलब ये लग रहा है कि सेंटीमेंट लगातार यहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलती है, सेम एज द सेल्स भी करने को मिलता है। अब इसका यदि हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये कुछ कहता है आंकड़ा, और आंकड़ा ये कहता है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करीब 50% की रिवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। कब से? पिछले साल जून के डेटा से अभी के डेटा, सेल्स के डेटा को अभी के डेटा, सॉरी प्रॉफिट डेटा का अभी डेटा, यहाँ पे क्या अच्छी लगती है। इसके अलावा कहती है कि एक्सपेंसेस करीब 15% बढ़ती है, तो नेट इनकम सोर्स में करीब 200% की उछाल आती है। इसी बेसिस पे नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 100% उछाल करने के बाद इबिटा में करीब 70% की उछाल कायम रखती है। ये तो था इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ऐसे यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस का भी आंकलन करें तो कुछ डेटा निकल के आती है, कहती है अविचलित आती है, कहती है कि 5-6 हज़ार करोड़ के आसपास था, तो नियरली कह सकते हैं कि नियरली 9% के आसपास की यहाँ पे जंप हुई। इसके अलावा चाहे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के देख लें या फिर ईयर बेसिस पे प्रॉफिट का आकलन करें, तो जो पिछले साल में करीब 2800 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बनाई थी कंपनी, जिसमें से 2700 करोड़ तो इनका अदर सोर्स ऑफ इनकम था, जिसमें 2700 करोड़ अदर सोर्स ऑफ इनकम था। और ये ऐसा क्यों है जो कई बार कभी आता है, एक बार यहाँ आया, एक बार बड़ी यहाँ आया, एक बार यहाँ, मतलब ये मुझे समझ नहीं आया। ऐसा कह रहा हूँ, मुझे समझ इसलिए नहीं आया कि यदि अदर साइड ऑफ इनकम आती है तो एक ही बार में बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर उनका लगता है कि ऐसा हो गई फिर से। ये कुछ डेटा इनका कहता है। इनमें जो लगातार कंपनी नुकसान में थी, वहाँ से कंपनी प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करती है, तो मतलब वहाँ पे ग्रो को एक दर्शाती है। जब ग्रो दरसती है तो यहाँ पे देखने को मिलती है कि नियरली सेल्स में 9% से ज़्यादा की उछाल आती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी करीब 5% उछल के जो बाकी सारी चीज़ें थी उसमें क्या कहती है, या नेट इनकम हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, उसमें 76% से लेकर 78% तक की गिरावट दर्ज करती है, और इबिटा के अंदर करीब 36% की उछाल बनाती नजर आती। ये था इसका फिगर आउट। अब इसी चीज़ को यदि हम बैलेंस शीट की तरफ भी देखें, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे क्या था, दो चीज़ देखने को मिला था। हमने डेट टू इक्विटी के बारे में समझने का प्रयास किया था और करंट रेशियो के बारे में, इन दोनों में क्या अंतर है और इसमें जो चीज़ें हैं उसमें क्या इफेक्ट करती है इसकी ईपीएस को, जिसकी वजह से हमारे पास ये दिखता है कि स्टॉक का पी 108 गुने के आसपास 109 गुने हो चुकी है, इज द ईपीएस बेसिस पे इन द करंट प्राइस। चलिए समझते हैं बैलेंस शीट को लेकर के, जहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे R2R को, मतलब रिस्क टू रिकंसिलिएशन क्या कहता है, रिकंसिलिएशन किसको करेंगे, बोरोइंग्स को लेकर के। तो बोरोइंग्स के बारे में कंपनी कहती है कि हमारे पास तो बोरोइंग्स अब बची नहीं, बोरोइंग्स हमारे पास है नहीं अब। लेकिन यही तो नहीं है, लेकिन एक सवाल आ जाती है, पता है क्या सवाल आती है मन में, मन की सवाल ये आती है, ये यहाँ तो नहीं है, लेकिन क्या इन्होंने यहाँ पे इतना डेवलपमेंट क्यों किया, यहाँ पे 700 करोड़ का वृद्धि क्यों किया, यहाँ पे 700 करोड़ का वृद्धि क्यों हुआ, देखने को मिलती है कि कहाँ पे अदर लायबिलिटीज़ के अंदर, अदर लायबिलिटीज में क्या है उनके पास, क्योंकि खास कर अदर लायबिलिटी के अंदर, अदर लायबिलिटी आइटम्स के अंदर उन्होंने 1300 करोड़, उससे पहले इन्होंने ट्रेड पेबल के अंदर करीब 1700 करोड़, तो इनको पेबल भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वेंडर को पैसा भी देना है भी बहुत सारा। चलिए पैसा देना है तो कोई बात नहीं, पैसा देंगे। इन्वेस्टमेंट की जो फिक्स एसेट की पार्ट थी उसमें कुछ सालों के दौरान से गिरावट देखने को मिली,
इन वर्किंग कैपिटल ठीक ठाक है, इन्वेस्टमेंट का कोई पार्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है तो फिर आगे क्या कहता है? आगे कहता है तो ट्रेड रिसीवेबल इनके पास 1800 करोड़ से ज़्यादा का है। सवाल यहाँ भी आता है कि 1800 करोड़ का इनका उधार पड़ा हुआ है, इस उधार के पीछे रिस्क कितना क्या? 1800 करोड़ के आसपास के रिस्क को देखें तो वो कहती है हमारे पास 102 दिन पैसे। यहाँ पे क्या कहती है? यहाँ पे हाई रिस्क की बात करती है, वहाँ पे हाई रिस्क की नहीं करती। तो ये इसका कुछ आंकड़ा निकल के आता। एक तो हाई रिस्क की बात हुआ। अब जो 1800 करोड़ के आसपास की है उसका आंकलन करके देखिए। एक तो 6500 करोड़ में 1800 करोड़ के आसपास का क्या मिलता है, और जो प्रॉफिट बनाई है 660 करोड़ का, उसका नियरली कह सकते हैं कि 3 गुना अभी भी मार्केट में इनका सर्विस, गुड्स और एज वेल प्रॉफिट, तीनों के तीनों मार्केट में ही लगे हुए हैं। हाथ में अभी तक कुछ मिला नहीं है, हाथ में कुछ मिला नहीं है, पर ऑर्डर पे ऑर्डर मिला है। काम करने को लेकर के ऑर्डर पे ऑर्डर मिला है, क्योंकि क्लाइंट्स इनके पास अच्छे खासे होंगे, कि क्लाइंट इनके पास अच्छे खासे होंगे। जहाँ कहती है एंड टू एंड सोल्यूशंस पे, विंड एनर्जी की सबसे बेस्ट बड़ी कंपनी की लिस्ट में आती है। और इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड कहती है, हम डिग्निटीज़ पे काम कहती है हमारे पास डिग्निटीज़ ये हैं स्पॉटलैंड के बेसिस पे, बुक्स ये कहती है। अब आते हैं बैलेंस शीट के उन फिगरों को जहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रो की देखें तो वो क्या है। जिस हिसाब से एसेट्स बढ़ी करीब 30%, तो 26% से एक्सपेंसेस में, सॉरी लायबिलिटीज़ एसेट्स में 26% के आसपास की हमारे जो इनकी लायबिलिटीज थी वो क्या हुई, घटती नजर आई। मतलब ये इनके लिए क्या कहता है, एक पॉजिटिव एवरेज दोहराता है। बात है निवेशकों को लेकर के, क्योंकि सेंटिमेंटल हमने देख लिया था। निवेशकों के बारे में क्या कहती है और वो भी हम समझेंगे। उससे पहले यहाँ भी देखिए इनका पीपीटी भी आ चुका था, पीपीटी के बारे में भी कुछ कहती होगी। जहाँ बड़ी सी कुछ पीपीटी में क्या कहते हैं, केवल उन्होंने रिजल्ट को बाद बकाया कहा है, ऑडिटर के बारे में कहा है। इनके पास सब्सिडरी कंपनी की लिस्ट उन्होंने बताई है, इनके पास सब्सिडरी कंपनी कितनी सारी ज़्यादा है। कहती है करीब करीब इनके पास 30 तो सब्सिडरी कंपनी की लिस्ट निकल के आती है। फिर कहती है हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कहती है नाइट हाइस्ट Q1 डिलीवरीज ऑफ द 7 ईयर ऑफ द 274 मेगावाट्स, जो कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी को लेकर कहते हैं कि हम अपनी कैपेसिटी में काफ़ी बिल्डअप हुआ है। 7 साल में वीटा भी हमारा क्या हुआ, 370 करोड़ का जंप किया है, हाई सबसे ज़्यादा है। लार्जेस्ट इवन द ऑर्डर बुक्स इन द 3.8 मेगावाट सिंस इंसेप्शन की बात किया है, जो कि 29 सालों का रिकॉर्ड है। अर्थात ये अच्छी खासी यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को दर्शाती नज़र आती है। जहाँ पे हर जगह कहते हैं हमारा 103% से इंक्रीज करती है, किया है वाई की बेसिस पे, किसको लिखो कंसोलिडेटेड डाटा के बेसिस पे। 50% इंक्रीज करती है रिवेन्यू के अंदर, और 86% इंक्रीज करती है बीटा के अंदर, और 200% से ज़्यादा इंक्रीज करती है जहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर। इन्होंने ये सारा डिक्लेरेशन भी उन्होंने दिया है, बताया है और कहा है। जहाँ पे बड़ी बड़ी लोन को लेकर के अपनी होल्डिंग, पोस्टिंग और सारे के सारे उन्होंने मेगावाट्स, डेटावाट सबकी इमेजेस वगैरह सब लगा रखी है। अब यहाँ पे क्लाइंट की लिस्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्लाइंट की लिस्ट में देखने को मिलती है जो क्लाइंट कौन है, एसीसी, अदानी, अब वो ये बिरला ग्रुप्स हैं, बजाज है, क्लियर वे हैं, बुकिंग फ्राइड्स हैं, रिलायंस हैं, रीन्यू है, सस्टेंस हैं, ONGCs देखने को मिलता है, ग्रीन को निकल के आती है, RTC की बात करती है। मतलब कोई बड़ी ऐसी कंपनी नहीं जहाँ पे इनका पास नहीं है। जहाँ पे कहती है कि टाटाज हैं, श्री सीमेंट्स हैं, और थर्मैक्स हैं, टोरेंट्स पावर हैं, वेदांताज हैं, सेवकॉर्स कॉर्स हैं। मतलब बड़ी बड़ी कंपनी इनकी है, वो क्या है, इनकी क्लाइंट के लिए, इनके लिए कामकाज करती नज़र आती है। ये इनके लिए कुछ अपडेट था जो हमने लिया, और इनकी ग्लोबली बिजनेस के बारे में कहा, और सारी चीज़ों को हमने समझा। अब आते हैं इसको लेकर के जो निवेशक के मन में चल रही थी। जहाँ पे निवेशक देखा जाए तो निवेशक यहाँ पे नियरली करीब करीब 42 लाख के आसपास निवेशक है इस कंपनी में।
टोटल 42 लाख लोग इंटरेस्टेड हैं, निवेशक के तौर पे इन्वेस्टेड है। उसमें देखा गया कि एफ आई डी आई भी है। अब प्रोमोटर की होल्डिंग धीरे धीरे कम होती नजर आती है, लेकिन एफ आई की तादाद सबसे ज़्यादा है, डी आई भी है। पब्लिक के पास तो और भी बेखूबी रिजल्ट निकल के आता है। इसके पास कुछ कंपनियां फिलहाल तो देखने को नज़र नहीं आती, सबके सब किसके पास निकल के आती है। 41-42 लाख के आसपास जो पोजीशन था उसमें कुछ कंपनियां के नाम भी आती है, और बाकी कुछ सोचिए 42 लाख के आसपास की जो भीड़ है, इस 42 लाख को लेकर के देखे सोचने वाली बात है। एक शेयर जहाँ पे 42 लाख लोग इन्वेस्टेड हैं, और इसका अभी भी चार्ट क्या कहता है, कितना परसेंट का ग्रो किया हुआ है। और डिमांड बढ़ी कब से, इसमें डिमांड बढ़ी कब से उसकी चर्चा करें एक बार। डिमांड देखिए, पहले कभी तो इसमें स्टॉक में करीब 28 लाख आसपास निवेशक थे। 28 से 35 होता है, 35 से 43 पे चला जाता है, 45 थोड़ा सा गिर जाता है। अब आते हैं निवेशकों को रिटर्न दिया क्या। अभी तक की रिकॉर्ड बेसिस में कंपनी ने पिछले एक महीने में अपने निवेशकों को 3% के आसपास नुकसान प्रदान कर चुका है। ये मार्केट कुछ ऐसे चल रही थी, एक महीने में 89% की उछाल दिया, और ऐसे ही क्रम की बात करूँ इसलिए एक साल में तो 209% की उछाल के साथ कारोबार करती नजर आई। और पिछले 5 सालों में इस 2400% से 2500% मान लेते हैं, 2500% के आसपास की उछाल दिया है। इस तरह की एक बार और इनमें गिरावट आई थी, देखिए इस तरह गिरावट यहाँ पे आई थी, यहाँ भी सेम गिरावट देखने को मिली है जो पिछले 5 साल की डेटा को हम चेक कर पा रहे हैं। अब ये गिरावट कोई बड़ी गिरावट नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को लेकर की होती है, जहाँ पे एक निकलेंगे, एक इंटर करेंगे, एक के बदले 4 इंटर करेंगे। ये इनके लिए एक पोजीशन था जहाँ पे कंपनी रिड्यूस डेट्स करती है, डेट्स ऑलमोस्ट फ्री है, डिलीवर द गुड प्रॉफिट की बात करती है। स्टॉक फिलहाल 25 गुना से रफ्तार से बढ़ती नजर आती है बुक वैल्यू से। टैक्स रेट सिम्स लो की बात करती है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी ही लो कहती है। और एक जगह पे डेमेरिट देखने को मिलता है, जिसका नाम है डेटर्स डे। डेटर्स डे में देखने को मिला कि इनके पास पैसे में रिस्क तो बना हुआ है, और रिस्क कितना दिन के बना हुआ है, करीब 4 महीने के लिए रिस्क बना हुआ है, जो कि प्रॉफिट के बेसिस पर परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था, जो कि करीब 2.5 गुने 3 गुने के आसपास कहा जा सकता है। तो आज की स्टॉक लर्निंग में हमने जाना सुज़लॉन को लेकर के, जिसमें डीपली लिया, सेंटीमेंटल में लिया। सेंटीमेंटल में हमने ये देखा कि इनके पास कुछ अपडेट्स आई थी वहाँ से, जो कि इनके पास एंटीपिशी ने ऑर्डर दिया था, इसके अलावा इनकी मर्जर को लेकर एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया था। तो ये कुछ अपडेट्स था। साथ में देखा जाए उसकी तो डिविडेंड की तरफ तो राइट इशू उन्होंने 2022 में लेके आई थी, 10 में लेके आए थे। फिलहाल कोई ऐसा प्लान देखने को नज़र नहीं आती है। कंपेरेटिव टू यदि इसको इसी सेक्टर की कंपेयर किया जाए, तो वो ये दर्शाता है जो इसके पास जो कारोबार थी उसमें, चाहे बीएससी कैपिटल्स गुड्स की आइटम की बात करें, बीएससी इंडस्ट्रीज की बात करें, बीएससी पावर की बात करें, इन सभी में देखा जाए तो इनकी परफॉर्मेंस लाजवाब गजब वाली है। 2700%, 1100%, 700%, 263, 200% के आसपास लगातार क्या कहती है, बढ़ती है। जबकि बाकी जो चीज़ें थी वहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छी है, ये नहीं केवल इसी के पास है, हाँ और भी जगह है, लेकिन कंपेरेटिव टू इस कंपनी के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस लेवल अभी तक उतने लेवल पे नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस लेवल अभी तक के रिकॉर्ड बेसिस में काफ़ी अच्छे गुड पोजीशन में देखने को पड़े, जहाँ पे पीएस में कहते हैं सिमेंट्स हैं, पावर इंडियंस हैं, स्कीपर्स की लिस्ट आती है। और ऐसे ही यदि पीएस में यहाँ पे देखा है तो ये कहती है जो नियरली कहती है कि सीजी पावर हैं, थर्मेक्स हैं, हिटैची जैसी हैं, सुजलॉन जैसी कंपनीज इसके लिस्ट में शामिल करता है, जो कि एज पर द मार्केट में रेवेन्यू के बेसिस पे आकलन करके निकलती है। अब सवाल उठता है यहाँ से क्या किया जाए, इस प्राइस पे क्या किया जाए। देखिए प्राइस पे देखिए, जब एक सवाल आता है कि एंट्री कब करें, एंट्री का गेट हमारे लिए कब ओपन होगा, जो दरवाज़ा बंद था, ये एंट्री के गेट ओपन हो सकता है जब आपके पास यदि मूविंग एवरेज के आसपास की प्राइस में निकले आए। जैसे इस प्राइस के आसपास आएगी, टकराएगी ना, मार्केट सीधे वहाँ से दोबारा पता है क्या होगा, मार्केट वहाँ से पता है क्या होगा, बूस्ट करती नजर आएगी, एक सीधे बूम कर जाएगी। क्योंकि मार्केट ने ऐसे इससे पहले भी देखा था, वॉल्यूम में कोई तगड़ी जंप नहीं थी, क्योंकि वॉल्यूम लगातार स्टेबल के तौर पे काम कर रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जहाँ पे कुछ नए कंसेप्ट नए स्टडी के साथ मिलेंगे।
तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पैसे को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि आपके सामने भी उस चार्ट आपके पैसे एक चार्ट से एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में डाल देती है केवल और केवल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों।